चलो निकालो शब्दावली। कितने लोगों के पास नहीं है, हाथ उठाओ। अच्छा, तुम लोग क्यों नहीं लेके आए? तुम लोगों को तो पता है कि खुद आओ ना आओ लेकिन शब्दावली जरूर आनी चाहिए। रह कैसे गई? तो तुम क्यों नहीं रहे फिर? इसके बारे में सुन लो। आप आओ क्लास में, ना आओ, भले ही इसको भेज देना, है ना। ये आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती है तो आप भी मत आना। अब देखो, आस पड़ोस में आज नहीं खोलूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक आपको यहाँ दिखती रहेगी अरे चल तो रहा है और हाथ में वजन लगता है, मर जाते हैं ना, ये हो जाता है वजन के मारे। देखो किसके पास है, तो जिनके पास एक है आपस में दिखाओ उसे। इसमें निकालो पेज नंबर 34, 34। शब्द है हमारा पहला अभ्यास सेट विलोम शब्द में। ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द बताऊंगी, शब्द का अर्थ बताऊंगी। अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है तो उसकी बगल में लिख लेना। पहला शब्द है हमारा अर्जन। ऑनलाइन वाले ध्यान दें, आपके पास नोट्स में इकाई 3 में शब्दावली दी हुई है, तो आप लोगों को भी उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रखना पड़ेगा अपने सामने, ठीक है। मैं इसी तरह से यहाँ शब्द बताऊंगी, पेज नंबर बताऊंगी, उसी अनुसार आपको चलना है। तो शब्द है हमारा अर्जन। अर्जन का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। इसका विलोम हो जाएगा व्ययन। व्ययन मतलब किसी चीज को अलग, मतलब खर्च कर देना। अगला शब्द है कथित। कथित कहते हैं कहा हुआ, जो कहा हुआ है उसे कथित कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा अकथित। अकथित मतलब जो नहीं कहा गया है। अगला शब्द है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका हुआ। कोई चीज ऊपर से ढकी हुई हो तो उसे प्रच्छन्न कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न मतलब खुला हुआ। अगला शब्द है प्रभावी। प्रभावी कहते हैं वह जो प्रभाव डालने वाला है, यानी जिसका प्रभाव पड़ता है उसे प्रभावी कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अप्रभावी या निष्प्रभावी। अप्रभावी या निष्प्रभावी का मतलब हो गया जिसका प्रभाव न पड़े। अगला शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य कहते हैं पश्चिमी देशों से संबंधित, या जिसका संबंध पश्चिमी देशों से हो। इसका विलोम हो जाएगा पौर्वात्य या पौरस्त्य। पौर्वात्य का मतलब है पूर्वी देशों से संबंधित। अगला शब्द है अश्लील। अश्लील का मतलब होता है बेढंगा। बेढंगा यानी जिसमें कोई ढंग ना हो, सभ्यता ना हो। इसका विलोम हो जाएगा सलिल। सलिल का मतलब है जिसमें कोई ढंग हो, या सौम्य कह सकते हैं, या संस्कार युक्त कह सकते हैं। अगला शब्द आता है अनुरक्त। अनुरक्त कहते हैं किसी चीज में लीन, लगा हुआ। किसी चीज में कोई लगा हुआ है तो इसमें ये अनुरक्त है। इसका विलोम हो जाएगा विरक्त। विरक्त का मतलब है जो किसी चीज से मुक्त हो। अगला शब्द है अनंत। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत न हो। इसका विलोम हो जाएगा शांत। देखो, ये शांत वो शांत नहीं है जिसे आप शांति वाला कहते हैं, वो तालु श होता है। ये है शांत। इस शांत का मतलब है जिसकी कोई सीमा हो, ठीक है। अगला शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। तिरोभाव मतलब गायब हो जाना या अदृश्य हो जाना। अगला शब्द है कीर्ति। कीर्ति कहते हैं यश को, प्रसिद्धि को। इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। अपकीर्ति मतलब बदनामी। अगर मैं ज़्यादा तेज बोल रही हूँ और लिखने में दिक्कत आ रही हो तो फिर पूछ लेना। अगला शब्द है नूतन। नूतन का मतलब है नवीन यानी नया। इसका विलोम हो जाएगा पुरातन। पुरातन मतलब पुराना। अगला शब्द है तरुण। तरुण कहते हैं किशोर अवस्था को। इसका विलोम हो जाएगा वृद्ध। वृद्ध मतलब बूढ़ा। अगर आपकी परीक्षा में विकल्प आ जाए बालक और युवा, तो बालक का विलोम हो जाएगा युवा। अगर ऐसे दिया हो कि तरुण का विलोम बताओ और ऑप्शन में दिया है आपको बालक, युवा और वृद्ध, तो इनमें से तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्ध, ठीक है। और बालक का विलोम क्या होगा? युवा।
अगला शब्द आता है ह्रस्व। ह्रस्व कहते हैं लघु को या छोटा, इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। अगला शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार कहते हैं एक तरह से पारितोष होता है, जैसे हम इनाम कहते हैं। हाँ, जब विकल्प आए, मैंने वहां पे पूछा है विकल्प में अगर बालक, युवा, वृद्ध दिया है और तरुण का तब पूछा है तो उस समय वृद्ध लगाना है। ऐसा आपको देखने को तो तीनों लगेंगे। बालक, ठीक है। अगला शब्द आता है आपका संपन्न। संपन्न का मतलब होता है जिसके पास धन संपदा सब कुछ हो, यानी वो पूरी तरह से क्या है, परिपूर्ण है, संपन्न है। इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। विपन्न का मतलब है जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात गरीब कह सकते हैं। अगला शब्द है शुष्क। शुष्क कहते हैं सूखा हुआ, इसका विलोम हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र का मतलब हो गया नमी युक्त या गीला। अगला शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ होता है किसी चीज का अनादर कर देना, इसका विलोम हो जाएगा अपेक्षा, मतलब उसको चाहना। देखो उपेक्षा, जो अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा के दो अर्थ आते हैं। एक आता है तुलना में, कि यह इसकी अपेक्षा ऐसा है, तो ये तो तुलना में आ गया। लेकिन एक होता है कि मुझे आपसे ऐसी अपेक्षा है, तो ये हो गया चाहना। तो यहाँ जो इसका अर्थ है वो चाहना से है, क्योंकि इसका विलोम क्या है, उपेक्षा है। उपेक्षा का मतलब होता है नहीं चाहना या अनादर करना। अगला शब्द है आवृत। आवृत का अर्थ हो जाएगा दोहराया हुआ, इसका विलोम हो जाएगा अनावृत। अनावृत मतलब जो दोहराया हुआ नहीं है। अगला शब्द है उपचय। उपचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना, इसका विलोम हो जाएगा अपचय। अपचय का मतलब फैला देना। देखो ये जो क्रिया है उपचय और अपचय, ये आपके आमाशय में होती है। जब भोजन आपके आमाशय में इकट्ठा हो जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं उपचय, और जब धीरे धीरे भोजन पच जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं अपचय। अगला शब्द है उदयाचल। उदयाचल का मतलब है वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य उदय होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, उदय प्लस अचल। अचल माने पर्वत, तो वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदय होता है, इसका विलोम हो जाएगा अस्ताचल। वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य अस्त होता है। अगला शब्द है क्षर। क्षर का मतलब है विनाश होने वाला या नष्ट होने वाला, इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। अक्षर का मतलब हो गया जिसका कोई जो नष्ट ना होता हो। अगला शब्द है गंभीर। गंभीर, गंभीर का मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं जैसे सीरियस या धीर गंभीर जो होता है। अब सीरियस का मतलब ये मत सोचना कि आईसीयू वाला सीरियस है, ऐसा नहीं। मतलब जो शांत स्वभाव होता है, मैच्योर जिसे कहते हैं, तो गंभीर से बोलते हैं। इसका विलोम हो जाएगा मुखर। मुखर का मतलब होता है बेमतलब का बोलने वाला या वाचाल कह सकते हैं। अगला शब्द है सामूहिक। सामूहिक जो समूह में किया जाए, इसका विलोम हो जाएगा एकांगी। एकांगी मतलब किसी एक के द्वारा किया जाए। अगला शब्द है मिथ्या। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, इसका विलोम हो जाएगा सत्य। सत्य मतलब जो सच है, ठीक है। मेरे साथ शब्द बोलना है। देखो जो यहाँ पे आया है, पहले ऑनलाइन क्लास में एक छात्र ने मैसेज किया है कि गाइस बताना कि 3 क्लास में मैम ने क्या पढ़ा दिया, और फिर उसके बाद आपने कमेंट किया है कि ये कैसी ऑनलाइन क्लास है, मैम तो मैसेज का जवाब ही नहीं दे रही। बेटा एक बात बताओ, आप पढ़ने आए हो तमाशा करने आए हो? सबसे पहले चीज़ ये है, मतलब यहाँ पे टीचर आपकी बातों को रिप्लाई करता रहे, आप झट पे झट मैसेज लिखते जाओ और आप बाद में ये कह दो कि मैडम तो बोल ही नहीं रही, बात ही नहीं कर रही, मैं इतनी देर से देख रही थी। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ उसकी तरफ तो आपका ध्यान नहीं है। तो एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो ऑनलाइन क्लास नहीं है जैसे हिंदुस्तान में तमाम आपके अध्यापक पढ़ाते हैं। ये जो आपके सामने जो टीचर है, थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की टीचर है, अपनी मर्जी से पढ़ाने वाली। अपनी मर्जी से मतलब क्या, कि मुझे आपको पढ़ाना है, यहाँ तमाशा नहीं करना कि मैं यहाँ पे आपको बैठा के बस मज़े से बातें बनाती रहूँ, आपकी यहाँ पे कमेंट पढ़ूँ और ये सारी चीज़।
तो आपके बाद पहले तो अपने दिमाग से ये विचार निकाल देना कि मैम आपकी कमेंट को यहाँ पढ़ेंगी। मैं यहाँ पे आपको विलोम शब्द करवा रही हूँ। मैंने क्लास में आते ही पहले बोल दिया है कि आपको ये क्लास पढ़नी है या इस किताब में ये टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले तो क्लास में टाइम से आना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी चीज़ को दोहराने की, ठीक है। सख्त लहजों में बोल रही हूँ, आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो, अच्छी नहीं लग रही होगी मेरी क्लास, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो क्लास से, आप अपने पैसे लेके चले जाना। मैं ये भी बात बोलती हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना होता, जैसे आप लोग कमेंट के चक्कर में पड़े होते हैं। आप मेरी यूट्यूब क्लास भी देखते होंगे ना, तो वहाँ भी आपको पता होगा कि मैं कमेंट पे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ। मेरे सामने ऑफलाइन क्लास में बच्चे हैं, ये बताओ क्लास में आने के बाद मैंने आप सभी लोगों को बोलने का मौका दिया क्या? अगर आप लोग जो ऑनलाइन में बैठे हो, अगर आप ऑनलाइन में ना हो के ऑफलाइन में होगे, तो क्या आप यहाँ बैठ के बातें बनाओगे? या क्लास में आप बातें बनाने के लिए आते हो या टीचर को सुनने आते हो? तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ कोई पहली, दूसरी, तीसरी या 10वीं 12वीं की क्लास नहीं है कि जहाँ पे टीचर आके बच्चों से बस बातें बनाएगा। यह आपकी वो क्लास है जो आप कंपटीशन के लिए लेने आए हैं, और कंपटीशन में आपको लेक्चर सुनना होता है, समझ गए ना? तो ये अभी जो मैं लेक्चर दे रही हूँ इसलिए एक बार दे रही हूँ, रोज रोज नहीं बताऊंगी। मेरी क्लास में शांति बनाए रखनी है। जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है रफ कॉपी पे लिख लेना है। मैं टॉपिक ख़त्म होने के अंत तक आपको अपने आप बता दूंगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो एक क्लास 1 बजे ख़त्म होती है। 1 बजे तुरंत आप जो आपको नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर कॉल करके बताएं कि मैं इस बैच का छात्र हूँ, मुझे मैम से ये डाउट पूछना है। आपको स्टाफ बात करवा देंगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन वाले छात्रों को भी क्लास के बाद डाउट पूछने का ही अवसर देती हूँ। तो ये ध्यान रखना, आप लोगों के पास भी है। तो पहले पढ़ो, अभी कुछ पढ़ा नहीं है आपने, अभी से कहना शुरू कर दिया क्या बताना है। और दूसरी बात, आपको ये लग रहा है कि मैम ने क्या पढ़ा दिया 3 दिन में, तो ये किसी गाइज से मत पूछो, कह रहे गाइज मैम ने क्या पढ़ा दिया। ये बगल में बैठा हुआ नहीं बताएगा तुमको क्या पढ़ा दिया। तुम्हारे पास ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में जहां आप लाइव क्लास देखने आए हो ना, इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सभी कक्षाएं, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है ना। तो हिंदी में लिखा है सभी कक्षाएं, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको क्लास दी हुई है, वहाँ जाके देखना है कि क्या क्या पढ़ा दिया मैम ने आपको पिछले दिनों में। तो यहाँ पे ये कोई नहीं बताएगा। मुझे तो इसी बात पे बड़ा ताज्जुब होता है कि चलो ऑफलाइन वाला तो अगर बगल में पूछे कि क्या पढ़ा दिया, ये तो मानना भी है ना, आपको उसकी शक्ल पता कि दूसरा बताने वाला कौन है, ना आपको पता, वहाँ पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ा दिया। तो ये जो माहौल आपने बनाया हुआ है, इससे ये वाली क्लास नहीं है, थोड़ी डेंजर वाली क्लास है ये। आपको माहौल पता चल जाएगा हमारी क्लास का कि आपको यहाँ पे सीधा पढ़ना है, मेरी बात को सुनना है, और आप यहाँ आए हो तो कुछ पढ़ के जाओगे, बाकी फालतू बातें नहीं। तो हम पढ़ रहे थे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में मैंने आप लोगों को अर्थ बताया। अब मेरे साथ आपको दोहराना है, मैं शब्द बोलूंगी, आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है? शब्द है अर्जन, कथित, प्रच्छन्न, प्रभावी, पाश्चात्य, अश्लील, विरक्त, अनंत, तिरोभाव, कीर्ति, पुरातन, तरुण, दीर्घ, पुरस्कार, संपन्न, आर्द्र, उपेक्षा, आवृत, उपचय, उदयाचल, क्षर, गंभीर, सामूहिक, मिथ्या। चलो अब इनको विलोम शब्द को याद करना। अब जैसे आते हो ना, आके बैठते हो आप यहाँ पे 5-10 मिनट, तो शब्दावली मंगाने का मेरा मतलब यही होता है, यहाँ आके शॉर्ट वीडियो मत देखा करो। मेरे को पता चलता है मोबाइल लेके ना लगे रहते हैं, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, मुझे सब दिखाई देता है वहाँ से, है ना। तो आपके मोबाइल में भी पता चलता है। कई बार मन तो करता है कि टोक दूँ, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अरे मेरे पापा का क्या जा रहा है, जो जा रहा है इनके पापा का जा रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी समझा रही हूँ आपको कि बैठ के ना शॉर्ट वीडियो मत देखा करो। उतनी देर में आप लोगों को क्या देखना है, कल की क्लास में मैम ने क्या पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लो। जो आपकी शब्दावली है इसको निकाल कर इसका रिवीजन कर लो, ठीक है।
तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था, स्वर का उच्चारण पढ़ा था, स्वर की मात्राएं पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण। हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ, कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखा है? बस, और बाकी नहीं देखा? सिलेबस देखा अपना, पाठ्यक्रम? बस पाठ्यक्रम देखा है। तो सबसे पहले आप लोगों की एक ये जिम्मेदारी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं तो 4-5 प्रश्न पत्र अपने ऐसे रखिए अपनी परीक्षा के कि जिसे आपको पढ़ना है कि प्रश्न कैसे आता है। जैसे हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला से जो पूछे गए प्रश्न हैं, अगर आपको कहीं और भी नहीं देखना तो आपकी नोटबुक में ही दिया है, जो ये नोटबुक मैंने आपको दी है इसके अंत में ही प्रश्न दिए हैं। आपको उत्तर नहीं देखना, ठीक है, ना विकल्प देखना, बस प्रश्न देखना है कि प्रश्न कैसे आता है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उन प्रश्नों को एक बार घर पे पढ़ के आओ या यहाँ आके बैठ के पढ़ लो कि किस तरह के प्रश्न होते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको ये बात पता चलेगी कि हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न आपको जानने जरूरी है। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं सीधे। तो जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो इसका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से करते हैं, अलग अलग। कहीं उच्चारण काल के आधार पर करते हैं, कभी जीभ के प्रयोग के आधार पर करते हैं, या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर करते हैं, या होठों की आकृति के आधार पर करते हैं। तो एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहले जानना तो ये है कि जो वर्गीकरण होगा वो 11 स्वर में होगा, यानी 11 स्वर हैं हमारे, इन्हीं के अंदर हम वर्गीकरण देखेंगे, यानी हर बार इन 11 स्वर को ही हम अलग अलग वर्णित करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं? तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन आप किताबों को देखेंगे, मार्केट में कुछ किताबों को, तो उन किताबों में ये 3 प्रकार का दिया हुआ है, जिसमें आपको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के नाम से देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपके व्याकरण लिखने वाले गुरुजी हैं, कांता प्रसाद गुरुजी, उन्होंने ही इस बात को 2 प्रकार में रखा है। तो अब कुछ किताबों ने तो सुधारना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर आप पुरानी किताबें अगर आपके पास हैं तो उनमें आपको वही 3 प्रकार का मिलेगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो सही क्या है? सही है 2 प्रकार का। अब प्लुत स्वर क्या है, कैसे वो इस स्वर में नहीं आता, इसके बारे में मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ह्रस्व स्वर दिया हुआ है इसके सामने लिखिए। अब यहाँ पे आपको एक पंक्ति लिखनी है और फिर हम इसे जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए। इन्हें लघु स्वर अथवा मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें लघु स्वर अथवा मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं, ठीक है। हिंदी में ये 4 होते हैं। निर्देशक चिन्ह लगा के को लिखना है, अ, ई, उ और ऋ। ये 4 होते हैं।
ठीक है, इन्हें हम लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ इन्हें लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में लिखिए, इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखो। ये 7 होते हैं। हिंदी भाषा में, ना, हिंदी भाषा में 7 होते हैं। और उसी तरह से अब हम यहाँ पे किसी और की बात नहीं कर रहे, कुल अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते हैं। ये 7 होते हैं, कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब नीचे विशेष में दिया है आपका क्या? संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। हिंदी भाषा में इसे प्लुत चिन्ह के नाम से पढ़ा जाता है, जिसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे हम राधा अगर बोलते हैं, यानी केवल हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? राधा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हम राधा को पुकार रहे हैं कि राधा, इस तरह से, तो अब हमें इसी को लिखना है। अब अगर हम ऐसे लिख देंगे तो जब इसे कोई पढ़ेगा तो वो राधा पढ़ेगा, लेकिन हमें क्या देखना है कि हम लिखें भी ऐसे कि जब उसे कोई पढ़े तो वो राधा ऐसे ही करके पढ़े। तो उसके लिए हम प्लुत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्लुत चिन्ह ऐसे एस के आकार का लगता है, ठीक है, इसे हम शब्द के साथ ऐसे लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इस आ को खींच कर बोलेंगे, तो राधा, ठीक है, इसी तरह से। तो ये जो प्लुत चिन्ह आपका लगता है, ये अक्सर हमारा, किसमें? अक्सर नहीं, हमेशा ही दीर्घ स्वर के अंत में ही मिलेगा आपको देखने को, कभी लघु स्वर में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में नहीं होता, इसलिए हम जानेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप जानो कि जब आपको, जैसे ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, या आप इसके अलावा कोई और दूसरी बुक भी पढ़ोगे, या आपको कोई और दूसरा पढ़ाने लगे और उसने कहा नहीं, सब लोग तो बताते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं, तो सब लोग आपको बता देंगे कि ये आपका हो गया लघु स्वर, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपको पढ़ा दिया जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताती हूँ कि आपको ऐसे ही नहीं मानना। मैंने पहले दिन से आपको कहा है कि हर चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करना है। अगर वो सिद्ध होता है तो सही है, अगर वो सिद्ध नहीं होता तो फिर वो सही नहीं है, फिर हम उसको सही नहीं कह सकते, ऐसे ही थोड़ी ना मान लेंगे। तो अब यहाँ पे ऐसे मानो कि जैसे लोग बोलते हैं कि ये हमारे स्वर, पढ़ते क्या है? उच्चारण काल के आधार पर स्वर पढ़ना है। तो आपको बताते हैं कि 3 प्रकार के हैं। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसी थ्योरी को मान लेते हैं जो है कि उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, जिसे कुछ किताबें क्या कहती है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक, ऐसे करके। तो हमारे स्वर कितने हैं हिंदी में? 11। लघु में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ और री। ठीक है, आप किताबों को उठा के देखेंगे यही रखे रहते हैं। फिर उसके बाद दीर्घ में देखेंगे तो इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये चीज यहाँ पे आ गया, तो ये कितने हो गए? 7। और ये कितने हो गए? 4। तो ये 7 और 4 मेरे ख्याल से 11 होते हैं। बताओ, 11 ही होते हैं, सही है ना मेरा मैथ?
कभी भी गलत आ जाती है भाई, मेरा तो यही कहता है दिमाग, है ना। तो जब ये 11 हो गए तो प्लुत स्वर में उदाहरण क्या है, अब बताओ। जो आपको पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाते हैं, जब ये कहेंगे कि नहीं निधि मैम बिल्कुल गलत पढ़ा रही हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, 3 ही प्रकार के होते हैं, तो आप दिमाग लगाओ कि कैसे कहा मैम ने कि ये गलत है। तो हमने देखा यहाँ पे ये 4 हो गए, ये 7 हो गए। अब आप किताबों को देखेंगे तो आप किताब को जो उदाहरण बताते हैं प्लुत स्वर में, तो वो आपको बताएंगे कि ओम होता है। इसको ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे ओम इस तरह से करके, कुछ लोग ऐसे भी शब्द देते हैं, जैसे हमने ये राधा शब्द दिया ना, यही वाला कि ये, ठीक है। तो आप किताब उठा के देख लेना, आपको उदाहरण में ये मिलेंगे। आ गया, चलो हमने मान लिया कि आपने ये हमको उदाहरण भी दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम पढ़ क्या रहे थे, स्वर पढ़ रहे थे कि शब्द पढ़ रहे थे, स्वर पढ़ रहे थे ना। तो ये तो स्वर है, समझ में आता है, ये तो स्वर है, समझ में आता है, ये कौन सा स्वर है भाई, ये तो शब्द है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, स्वर। हमको पढ़ाया जा रहा है कि उच्चारण काल के आधार पर हमारे जो स्वर हैं, स्वर कितने, 3 प्रकार के। एक मात्रिक, इसमें एक मात्रा, ये द्विमात्रिक, इसमें हमने समझ लिया कि 2 मात्रा। कैसे, क्योंकि ए और अ मिलकर ही क्या बनाता है, आ बनाता है, इसलिए 2 मात्रा इसमें हो गई। अब इसमें 3 मात्रा क्या हुई, आप कहेंगे देखो मैडम हो गई ना 3 मात्रा, एक तो ओ, फिर ये ई जो आया, और ये म, 3 मात्रा हुई कि नहीं हुई। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये म मात्रा है कि व्यंजन है, स्वर है, क्या है, मतलब सब गड़बड़ घोटाला। तो अब बात समझ में आ रही है आपको। अगर अब कोई आपको बरगलाने की कोशिश करेगा तो आप उनसे ये बात पूछ सकते हो। अब आपको मैं बताती हूँ कि संस्कृत में कैसे है। फिर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम फिर तो संस्कृत में भी यही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, संस्कृत में ऐसे नहीं होता। संस्कृत में क्या होता है कि जो प्लुत चिन्ह है, यानी जो प्लुत स्वर है, वो एक चिन्ह के साथ प्रदर्शित होता है। कैसे होता है, लघु में आ गया ये अ, दीर्घ में आ गया ये आ, और प्लुत में इसे लिखा जाता है इस प्रकार से, ये साइन लगाकर। अगर आपने गीता पढ़ी हो या संस्कृत का कोई श्लोक देखा हो कहीं पे भी, ये आज आपका होमवर्क है, जाके देखना। आपको किन्हीं शब्द के बाद, यानी जितने ये ऊपर लिखे हैं ना, इन सारे स्वरों के बाद ये आपको साइन ऐसा दिखता है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होगा, ये है अ, ये आ, और ये आ। ये खींच के इससे दुगनी से भी ज्यादा समय में बोला जाएगा। फिर इसी तरह से ई ये ऐसे चलेगा। तो ये प्लुत स्वर है, लेकिन ये स्वर कहाँ होता है प्रयोग में, संस्कृत भाषा में। तो ये वहाँ पे है। और अगर आप कोई भी श्लोक देखेंगे, जैसे गीता अगर आपके पास हो, तो आप उसमें देखना कि बीच बीच में किसी शब्द के बाद ये इस तरह का लेटर आपको देखने को मिलेगा। इस लेटर का मतलब ही ये होता है, यानी ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, इसी को प्लुत चिन्ह कहा है हिंदी में। तो ये जो चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि आपको उस वर्ण को खींचकर बोलना है। मैं सोच तो रही थी कि आप लोगों को दिखाने के लिए कटिंग ले आऊं, पर फिर मैंने कहा कि सारे सबूत मैं ही क्यों दिखाऊं, कुछ आप भी तो सर्च करो कि हाँ मैडम ने सही कहा कि नहीं कहा। अब छोटे बच्चे तो आप हो नहीं, क्या आपको भाई यहाँ पे है, तो आप देखना, आपको भी पता चलेगा कि हाँ बात तो सही है, ठीक है। तो अब के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि ये कामता प्रसाद गुरुजी ने भी खुद कहा है कि हिंदी भाषा में उच्चारण काल के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। और जिसको उसके अंदर जो हमारा आता है प्लुत स्वर, तो वो संस्कृत में हुआ करता था, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा। अब आपकी परीक्षा में ना प्रश्न आया, प्रश्न पूछा गया था लास्ट कि निम्न में से दीर्घ स्वर बताना है, दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक है। और अलग अलग विकल्प आपके दिए थे, अ, बी में आ, सी में ओ,
और डी में आओ। प्रश्न क्या बताना था? निम्न में से दीर्घ स्वर है ए बी सी डी। सही है प्रश्न या गलत कर दिया मैंने? गलत कर दिया। क्या होना चाहिए प्रश्न? अगर परीक्षा में यही आ गया कि दीर्घ स्वर बताओ इनमें से, तो क्या करके आओगे? बीसीडी लगा दोगे? ये कैसे लगा दोगे? लगेगा तो एक ही ना। ये आया है परीक्षा में, गलत नहीं है प्रश्न, प्रश्न सही है। और आपके जो सेट हुए थे ना, उनमें इस तरह से एक क्वेश्चन तो आपका एक सेट में तो ये आपका विकल्प दे दिया, दूसरे विकल्प में आपको ये दे दिया। इसमें भी वही लोचा आ गया। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है? बी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, मैम अभी अभी तो हमने दीर्घ स्वर में पढ़ा तो था ये नीचे वाला, तो ये कैसे हो गया? तो अब ध्यान देना कि हमारा स्वर केवल उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकृत नहीं हो रहा, हम अपने स्वर को और दूसरे आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जो यहाँ पर दिया है। ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। जब हम स्वर को उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो हमें पता चलता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब क्या होता है? वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे समझेंगे। अब जब संधि स्वर की हम बात करते हैं तो ये संधि स्वर हमारा फिर दो प्रकार का हो जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो अभी जो आपने उत्तर दिया बी जो आया वो यही था, मूल दीर्घ स्वर। इसमें से जो आपने दो वर्ण को हटाया जो कि दीर्घ स्वर भी था, लेकिन उसको किस में हटाया? संयुक्त स्वर में हटाया। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में कई सारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आता है कि सजातीय स्वर कौन सा है, प्रश्न आता है कि विजातीय स्वर कौन सा है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि इसमें मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वर कौन सा है, या केवल दीर्घ स्वर पूछे और आपको उत्तर ऐसे ही दे जैसे इसमें दिए हैं, तो आपको उत्तर वही लगाना होगा। तो इसे समझने के लिए हम इस चार्ट को समझते हैं। ये चार्ट दिया हुआ है आपके सामने। अब ये जो यहाँ पे बना हुआ है, आपको बनाना तो है नहीं, आपको दिया हुआ है, पर आप इसको समझ लीजिए कि ये कैसे बना है। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये प्रश्न है, ये तो हमें समझ में आ ही गया, लेकिन फिर भी हम इसको रखते हैं, बाद में देखेंगे कैसे उत्तर हुआ। तो हमने यहाँ पे बात करी कि जो हमारे स्वर हैं वो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? मूल स्वर, मेरे साथ बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो नींद आ जाएगी आपको। तो कौन कौन से स्वर? मूल स्वर और संधि स्वर। इनको हमने संधि स्वर क्यों कहा? क्योंकि ये वे स्वर हैं जो किन्हीं दो स्वर की सहायता से मिलकर बने हैं। मूल स्वर वे स्वर हैं जिनका जन्म इसी रूप में हुआ है, ठीक है, जिसमें वो जन्मे हैं। तो हिंदी भाषा में हमारे जो मूल स्वर हैं वो चार हैं। कौन कौन से? देखो, ये ए नहीं है, ये है अ। आप इसका उच्चारण अ करेंगे हमेशा, बचपन से अभी आपको आदत पड़ी हुई है ए बोलने की, तो ए नहीं है, अ है, ठीक है। अ, ई, उ और री, ये चार। अब इसके बाद हमको पता ही है कि 11 स्वर में ही तो हमें देखना है, तो हमें ये बात पता चल गई कि चार मूल स्वर हो गए, तो 7 हमारे वो जो हैं वो किस में आ जाएंगे? संधि स्वर में। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। आपस में बात मत करो। यहाँ मैं वो चीज समझा रही हूँ जिसे आप रफ कॉपी पर लिख लेना, वो लिखा हुआ नहीं है कि ये बनकर कैसे आए हैं, ठीक है। आगे कभी भी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रश्न आने लगा है कि यह किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि जो मूल स्वर है इनका जन्म तो इसी रूप में हुआ है, लेकिन जो संधि स्वर हैं ये दो स्वर के मिलने से बने थे। तो कैसे बने?
सबसे पहले ये जो स्वर है, इस स्वर ने अपने साथ अपना ही मेल किया, यानी अ ने अ के साथ मेल करके क्या बनाया, आ बनाया। फिर इसके बाद इस ई ने आपस में मेल किया, ई ने ई के साथ मिलकर क्या बनाया, ई बनाया। फिर इस ऊ ने मेल किया, ऊ ने ऊ के साथ मिलकर क्या बनाया, ऊ बनाया। इसी तरह से इस री ने भी मेल किया, री ने री के साथ मिलकर क्या बनाया, दीर्घ री बनाया। अब दीर्घ री हमारा क्योंकि हिंदी में है नहीं, तो जब हिंदी में नहीं है तो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते, क्योंकि हमें हिंदी में हमें वो पढ़ना है जो हमारी हिंदी में दिया है। तो हमारे सामने यहाँ पर कितने वर्ण आ गए, 3, और ये वर्ण हमारे क्या कहलाए, दो, जिसे हमने दीर्घ कहा। एक मात्रा करके ये द्विमात्रा हो गया, ठीक है, तो ये द्विमात्रिक हो गया। तो हमारे ये 3 जो हैं ये हमारे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद ये तीनों ने आपस में मेल करके वर्ण बना दिया। अब इन्होंने क्या किया कि इस अ ने इस ई के साथ मेल किया, अ ने ई के साथ मेल करके क्या बनाया, ए बनाया। अब इस अ ने फिर इस ए के साथ मेल किया, अ ने फिर दोबारा से ए के साथ मेल किया, तो क्या बना दिया, आए। अब इसके बाद इस अ ने इस ऊ से मेल किया, तो अ ने इस ऊ के साथ मेल करके क्या बनाया, ओ बनाया। और फिर इस अ के साथ ये ओ मिलकर क्या बनाता है, आओ बनाता है, ठीक है। देखो इन दोनों वर्णों की ध्वनि इसमें है, जैसे ये अ और उ, तो इन्होंने क्या बनाया, एक जगह अ उ करके अगर बोलेंगे तो ओ हो जाता है, वो आपको दिखेगा। ऐसे ये अ और ओ होके क्या हो गया, औ हो गया, तभी इनमें अंतर है। ये क्या है, ओ, और ये है औ, ये ए है और ये अ है, ठीक है, दोनों में इनकी ध्वनि में अंतर आता है। तो ये चारों वर्ण आ गए हमारे, तो ये चारों वर्ण हमारे यहाँ आ गए। अब यहाँ पर ये संधि स्वर भी हमारे 2 प्रकार के हो गए। कौन से, मूल दीर्घ और संयुक्त। अब ये कैसे हुए, तो देखो मूल दीर्घ हमने उसको कहा जो अपनी ही जाति के वर्ण से मिलकर बना था, यानी अ ने अ से मेल करके क्या बनाया, आ बनाया, तो सेम जाति के थे, समान जाति के। ई ने ई के साथ मिलकर ई बनाया, तो समान जाति का। ऊ ने ऊ के साथ मिलकर बनाया, तो समान जाति का। तो इसको हमने क्या कहा, इसे सजातीय कहा, सजातीय वर्ण या सजातीय स्वर, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन से आ गए, आ, ई और ऊ आ गए। अब आपकी परीक्षा में कभी भी प्रश्न आएगा, मूल दीर्घ किसे कहते हैं या सजातीय स्वर किसे कहते हैं, तो आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन सा है। अब ये हमारा संयुक्त आ गया, तो संयुक्त में हमारा कौन सा आ गया, इसमें हमारा ए, आए, ओ और आओ। अब आपको पता है कि इनका मेल हुआ, ये अलग ये अलग, तो अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा। तो ये क्या कहलाया, विजातीय। अब देखो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी आपको खोल के बताया और जो करके दिखाया, इससे क्या हुआ, आपके दिमाग में ना ये एकदम से याद हो गया हमेशा के लिए कि जिनका मेल एक ही वर्ण से हुआ है वो तो हो गए सजातीय, और जिनका मेल अलग अलग वर्ण से हुआ है वो हो गए विजातीय। अगर आप इसको ऐसे रटते जैसे हम रटते हैं रट्टू तोता की तरह कि अच्छा ए आ ओ आओ विजातीय हो गए, आ ई ऊ ये हो गए सजातीय, तो हमें हो सकता है कि 10 दिन बाद हम फिर भूल जाते इसको। लेकिन जब हमने इसके बारे में जान लिया कि ऐसे बना है तो हमें ये याद हो गया। अब एक छोटे से चार्ट से आपके कितने तरह के प्रश्न बन जाते हैं। अब इसी को दूसरा नाम लेते हैं सवर्णीय, ठीक है, इसे सवर्ण भी बोलते हैं। ये सवर्ण आता है और इसको बोल देते हैं असवर्ण। अब अगर परीक्षा में ये नाम आ गया तो आपको पता चल गया वो वर्ण जो समान है और वो वर्ण जो असमान है, इससे आपको पता चल जाएगा।
चाहे वो कोई भी शब्द दे, किसी भी तरह से पूछे, अब आप इसका उत्तर आराम से बता लेंगे। तो अब जब हमारा ये प्रश्न था कि निम्न में से दीर्घ स्वर बताइए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसने पूछा है कि दीर्घ स्वर बताना है, तो अब हम अपना दिमाग क्या चलाएंगे? अब हम अपना दिमाग चलाएंगे कि ये इनमें भी अंतर कर रहा है, इसका मतलब इसने इसे उत्पत्ति के आधार पर पूछा है। तो इन दोनों को हम किस आधार पर अलग करेंगे कि ये संयुक्त वर्ण है, ठीक है, संयुक्त स्वर हो गए, और ये हमारा मूल दीर्घ स्वर हो गया, तो यही हमारा दीर्घ हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है वो क्या रहा? बी रहा। तो ये चीज़ आपको याद हो गई। अब इसी तरह जब भी प्रश्न आएगा, मान लो कभी आपका ये तीनों ही दीर्घ में आ जाएंगे, ठीक है, और कभी इन तीनों में से भी आपको इनको संयुक्त स्वर में अलग करना पड़ेगा। तो अब जिस तरह से आपके प्रश्न की प्रकृति होगी, आप अपने आप उसे अलग कर लेंगे। बात समझ में आ गई? अगर आप इसको नहीं पढ़ते, जो ये आपका चार्ट दिया है, अगर आप इसे नहीं समझते हैं, तो फिर आपके दिमाग में वही उलझन रह जाती है कि अरे कब तो किसे दीर्घ मानेंगे, कब इसको दीर्घ नहीं मानेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ तो मूल स्वर में तो ये लिखा हुआ है, तो मूल दीर्घ स्वर में आप लिख लो यहाँ। अब अपनी नोटबुक को पूरा कर लो। ये आ गया आपका आ, ई और ऊ, 3 हो गए, और ये हो गया ए, अ, ओ और औ। अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि मूल दीर्घ स्वर की संख्या बताइए, तो कितनी होगी? 3। मुझे लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है, आपको समझ में आ गया। अगर ये प्रश्न आ जाए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4, तो ये आपको पता चल गया, लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने आप ही पता चल जाती हैं। बात समझ में आ गई है? अब ये जो आपका चार्ट था यहाँ पे, जो मैंने सजातीय और विजातीय लिखा था, इसके साथ सवर्ण और असवर्ण भी लिख सकते हो, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका जीव के प्रयोग के आधार पर, तीसरा आधार, ठीक है। तो लिखो इसमें, अब ये जीव के प्रयोग के आधार पर यह स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो सबसे पहले अग्र स्वर में लिखना है आपको, एक लाइन लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए। उदाहरण में जैसे ई, ई, री, ए, आय। फोटो बना लेना, फोटो बनाओगे तो याद रहेगा ज़्यादा ना। मध्य स्वर में लिखिए, लिख लिया? ये मध्य स्वर में लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य भाग काम करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अपनी क्लास ये आपकी शुरू हुई है ना, ये बैच, तो ये मेरा ऑफलाइन में अंतिम बैच है, ठीक है। तो इसलिए ऑफलाइन में क्लास मिस मत करना, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको रेगुलर आना है, कभी ये सोचें कि चलो मैम ने बोल ही दिया है, आगे फिर बाद में कर लेंगे,
तो ऑफलाइन क्लास में नहीं, इससे बाद अगर क्लास रहेगी तो ऑनलाइन रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ दिल्ली से शिफ्ट करके ना उधर चले जाएं, प्रयागराज। तो हाँ, बच्चे ज़्यादा हैं, चलो वो तो बाद में बताएंगे, बट आप लोगों को ये मैंने सूचना दे दी है, इसलिए क्लास मिस मत करना, ठीक है। इसके बाद तीसरा पश्य स्वर। पश्य स्वर हमारा क्या कहता है, लिखो, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्य स्वर कहते हैं, उन्हें पश्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्य स्वर कहते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए, आ, उ, ओ, आओ। ये आपके पश्य स्वर हो गए। अब आपने लिख लिया, अब इसे याद कर लीजिए। देखो, बाद में नहीं रटना है आपको, यहीं के यहीं याद कर लो। जो मैंने फोटो बनाया है, इस फोटो से हम याद करेंगे। अग्र स्वर का मतलब है आगे का, ठीक है। अग्र का मतलब आगे, मध्य का मतलब बीच में, और पश्य मतलब पीछे। तो जो हमारी जीभ है, तो जीभ का अगला भाग, तो यहाँ पे जीभ का अगला भाग काम कर रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में, तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। अब आप उच्चारण करके देखो, जैसे हम बोलेंगे ई, री, ए, अय, तो जीभ का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, आगे वाला कर रहा है, तो बस उच्चारण करके इसको समझ लो। अब आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में जो हमारा ये जीभ का मध्य भाग है, जीभ दांतों के बीच में बैठती है और ये ना ऐसे चौड़ता है। तो जैसे मैंने कल सिखाया था आपको अ का उच्चारण, तो वही था, क्योंकि जीभ का मध्य भाग काम करता है जब हम बोलते हैं अ। अगर ऐसा उच्चारण नहीं किया है आपने आज तक, तो अब करो अब के बाद, ताकि आपको याद रहे। अ, तो जीभ दांतों के बीच में बैठेगी और बीच में से ऐसे चौड़ेगी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मध्य स्वर। और पश्य स्वर, जीभ का पिछला भाग, यानी जीभ के आगे भाग से, यानी मध्य से लेके आगे तक पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीभ का पिछला भाग जो हमारे कंठ के पास का हिस्सा है, वहीं पे वाइब्रेशन होगा। तो जैसे हम देखते हैं आ, तो आ हमारी जीभ आगे से शांत रहती है, पीछे की जीभ का ही भाग काम करता है। उ, ओ, औ। अब आप इनका उच्चारण देखेंगे तो भले ही उ, ओ, औ में आपको होठ के गोलाकार होने को दिखेगा, लेकिन जीभ का पिछला ही भाग काम करेगा, आगे का भाग नहीं करेगा। तो आपको याद हो गया, रटने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप ये रटें। ये ऐसा है कि ये परीक्षा में अगर आपसे पूछा गया कि निम्न में से अग्र स्वर बताइए, तो वहाँ उच्चारण करके भी आप देख लोगे, पता चल जाएगा। और परीक्षक को क्यों पता नहीं चल रहा? अरे उच्चारण करो, इसे क्या बोलोगे? जब ई बोल रहे हो तो जीभ का कौन सा भाग वाइब्रेट कर रहा है, जो काम कर रहा है, तो पता करो ना, दिमाग लगाओ ना उस पे। अब ऐसे कह दो कि पता ही नहीं चल रहा, तो ये तो नहीं है। जब मैं बता रही हूं आपको, बताओ किसको नहीं पता चल रहा, और इनको छोड़ के पता चल रहा है कि नहीं, बोल के देखो ना। जब आप बोल रहे हो ई, तो भार कहाँ पड़ रहा है, पीछे। जैसे जीभ ये है आपकी, अब जीभ का ये हिस्सा है, इसमें कहाँ भार पड़ रहा है जब आप ई बोल रहे हो? मतलब थोड़ी भी लचक अगर जीभ में आ रही है तो वो कहाँ आ रही है, किस हिस्से में आ रही है? हाँ, आज घर जाके ना शीशे में अपना मुंह खोल के और तब जोर से चिल्ला के पढ़ना। देखो, हिंदी भाषा में जो हमारी लिपि है, देवनागरी लिपि, ये वैज्ञानिक क्यों है? इसकी वैज्ञानिकता का आधार यही है।
हम लोग बचपन से जब बोलते हैं ना, तो आप जब बचपन में कुछ गलत बोलते हो तो आपकी मम्मी आपका सुधार कर देती है और वो आपको सिखाती है कि ऐसे बोलो। कोई जो विदेशी लोग होते हैं वो आके देखते हैं तो आपको उनकी टोन में थोड़ा अंतर दिखाई देगा, आप पहचान लोगे। लेकिन अगर कोई विदेशी इस तरह से उच्चारण करना शुरू कर दे जैसे ये है, तो आप पहचान नहीं सकते उसे कि ये इसने कहाँ से सीखा है। अगर जब आपको किसी को अगर साउंड सिखाना हो, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक मैसेज आया था एक छात्र का, उसने कहा कि मैम मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मुझे एक्टर बनना था और मुझे बॉलीवुड का एक्टर बनना था, पर मेरे पास समस्या थी कि मेरी हिंदी सही नहीं थी। मैंने आपकी क्लास ली और मेरी हिंदी सही हो गई और मेरा ऑडिशन में मैंने दिया और मेरा सिलेक्शन भी आ गया। तो उसने मैसेज लिखा था यूट्यूब पर, मैंने देखा तो मैंने वहीं पे पूछा कि एक्टर बनने में हिंदी का क्या योगदान, मुझे खुद भी नहीं पता था। तो उसने मुझे बताया कि मैम मैं हिंदी का सही उच्चारण नहीं कर पाता था, तो आपकी मैंने क्लास ली वर्णमाला वाली, तो जब उच्चारण स्थान उसमें पता किए तो उसी से मैंने प्रैक्टिस की बोलने की और मेरी हिंदी जो है शुद्ध हो गई। आपको समस्या होती है ना इन तीनों के उच्चारण में? श, श, स। अब इनमें क्या दिक्कत है? सबका उच्चारण तो स ही है, लेकिन बस एक ही बात है, स्थान। ये तालु से है, ये मूर्धा से है, ये दंत से है। अगर आप अपने मुख में स्थान पर ध्यान नहीं देंगे, जो मैं अभी जैसे जीभ का स्थान बता रही हूँ इनके बोलने का, अगर आपने इसको नहीं पहचाना तो फिर जैसे आप पढ़ते आए हो वैसे ही पढ़ो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको कह दूंगी रट लो, ठीक है बेटा, रट लो कि ई री ए आए जो है ये क्या है, अग्रस्वर। तो जिसको समझ में आ रहा है कि जब हम जीभ का उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसे है, तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं, वो बोल के समझ लेगा। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप याद रख लेना। अब इसके बाद तीसरा हमारा आता है, चौथा, ये तो हमारा तीसरा था। इसके बाद चौथा आता है हमारा ओष्ठ, यानी होठों की स्थिति के आधार पर। अब होठों की स्थिति के आधार पर बातें मत करो, बोलो मत ना। होठों की स्थिति के आधार पर हमारे स्वर जो हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? आवृतमुखी और वृतमुखी। लिखो, आवृतमुखी में लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। उदाहरण में लिखो, ए आ, ई री, ए आय। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। वृतमुखी में लिखिए, इसमें क्या होगा, इसमें गोलाकार हो जाएंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, उन्हें वृतमुखी स्वर कहते हैं। और इसमें उदाहरण में आ जाएगा हमारा उ, ओ, आओ। अब प्रैक्टिकल करके देख लो। जब हम बोल रहे हैं ए आ, ई री, ए आय,
तो हमारे होठ गोलाकार नहीं हो रहे, फैले हुए हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं ऊ ऊ, ठीक है, ऊ ऊ ओ आओ, तो इन चारों के उच्चारण में हमारे होठ गोलाकार होते हैं। ये तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये हो रहा है चलो, तो जीभ पे भी होगा, पता चलेगा जब आप करेंगे उच्चारण। अभी आप ना समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने इस नजरिए से देखा नहीं। जब आप देखेंगे ना, उसे बार बार उच्चारण करेंगे, तब आपको एहसास होगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से हमारा ये हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक और हमारा इसमें वर्गीकरण आता है मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर, ठीक है। मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो आपका इसमें दिया नहीं है वो अलग से मिलेगा, आपको प्रिंट मिलेगा। मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो 4 प्रकार के माने जाते हैं: संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत स्वर और अर्धविवृत, ठीक है। तो उसे मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ से क्यों हटाया है, क्योंकि इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है और सबने अलग अलग, उस पर बहुत ज़्यादा डाउट आते थे छात्रों के, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया था, क्योंकि वो वैसे भी अध्यापक वाली परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कैसे है मैं दिखा देती हूँ आपको। आपको मिल जाएगी ये, जैसे ही आप करेंगे ना तो क्लास से बाहर निकलेंगे तो आपको प्रिंट मिल जाएगा। मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर मैं जो आपको बताती हूँ वो बताती हूँ डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार, क्योंकि मैंने हिंदी को जो सीखा है, जो जाना है, वो प्रैक्टिकल के आधार पर देखा है। तो जो प्रैक्टिकली प्रूफ होता है उसको हम लेके चलते हैं। तो इन्होंने भी उसी तरह से दिया है। इनकी भी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने हर एक चीज़ को ना बहुत व्यवस्थित ढंग से बताया है, व्याख्या की है, और जहाँ पे जितने भी विवाद हैं उन विवादों में इन्होंने इन पॉइंट को बोला है। तो इन्होंने बताया कि मुंह खुलने के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संवृत स्वर, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। तो देखो यहाँ पर 2 शब्द हैं। संवृत का मतलब होता है मुंह का नहीं खुलना, मतलब न के बराबर खुलना, और विवृत का मतलब होता है मुंह का पूरा खुलना, ठीक है। तो संवृत की परिभाषा कहती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, कम खुलने का मतलब है न के बराबर खुलेगा, ठीक है, उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। और इसमें हमारे 3 आते हैं: ई, जो दीर्घ ई है हमारा, और दीर्घ ऊ है, और री, इन 3 को। और अर्ध संवृत का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्थिति से कुछ अधिक मुख खुलता है, उन्हें हम अर्ध संवृत कहते हैं। कैसे, इसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि संवृत में हमारा मुख इतना सा खुल रहा है, ठीक है, बिल्कुल न के बराबर, तो अर्ध संवृत में हमारा थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा इससे, ठीक है, इसकी तुलना में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा। तो इसमें कौन से स्वर आते हैं हमारे? ई और ऊ। तो जब हम बोलते हैं, जैसे देखो झटके से बोलेंगे, ई कहेंगे तो थोड़ा मुख हमारा ई बोलते हैं तो ज़्यादा खुलता है, लेकिन जब हम वहीं बोलते हैं ई, तो ई में फिर होठ कम हो जाते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं ऊ, तो ऊ में फिर थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, लेकिन ऊ में होठ थोड़े बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कम खुलने वाले में आ जाता है संवृत में। इसके बाद आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। इसमें आ जाएगा आ, आए और आओ। और जिन स्वर, अर्धविवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा सा कम मुख खुलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत अधिक मुख खुल रहा है, ठीक है, लेकिन अर्धविवृत में जो ये है हमारा, इससे तो थोड़ा ज़्यादा और इससे थोड़ा सा कम, इतनी स्थिति में ये खुलेगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, इससे थोड़ा कम हो गया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये अर्धविवृत आ जाता है। तो इसमें हमारा आ गया ये आ आया है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं आ तो पूरा मुंह खोलते हैं हम, और फिर ये आए और ये आओ, और फिर इसके बाद यहाँ अ, ए और ओ, तो ये हमारा अलग आ जाता है। अब हम इसे ऐसे भी देखो पहचान सकते हो, आपके पास ये तरीका है। तो इन्होंने इसे बहुत वैज्ञानिक ढंग से बताया है, और इसमें वैज्ञानिक ढंग ऐसा है कि आपको ऐसे पता चलेगा कि ये संवृत और ये अर्ध संवृत। तो अर्ध का मतलब आधा
तो ये हमारा यहाँ पर दीर्घ ई और इसमें क्या है, लघु ई, तो दोनों एक जैसे आ रहे। फिर यहाँ पे दीर्घ उ और फिर यहाँ पे हमारा लघु उ, तो दोनों एक ही श्रेणी के आ रहे। अब इसी तरह से विवृत और अर्धविवृत, इसमें हमारा आ आया है तो इसका लघु आया है अर्ध में, और यहाँ पे ए आया है तो इसका ए आया है, और यहाँ औ आया है तो इसका औ आया है। और एक चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी कि जब इसमें यहाँ पर आ गया तो अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो इन दोनों में आ शामिल है। कैसे आया समझ में किसी को, कैसे शामिल है आ? नहीं आया? अब मैं आपको जो समझाऊंगी अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ना समझ में आए तो भूल जाना, ठीक है? जिनका मैथ्स अच्छा होगा वो समझ जाएंगे इस बात को, ये कैसे आया। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, संयुक्त स्वर, ठीक है? तो हमने अ का मेल किया था किसके साथ, ई के साथ, तो ये क्या बना था हमारा ए। फिर हमने यहाँ पे इस अ के साथ मेल किया था किसका, ए का, तो यहाँ क्या बना था, आए। अब अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर ये दिया है, इसकी ये जो दोनों लिखे हैं मान, अगर हम यहाँ पे रख लें इस तरह से तो आपको कोई दिक्कत होगी? ऊपर यहाँ पर ये आ आया है, ऐसे लिख के हम इसे आए कर सकते हैं। अब अगर आप इसको जोड़कर देखेंगे तो इसमें आ प्लस ई, तो अगर हम इसको आ प्लस ई लिखें तो भी इसका मान यही आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब इसी चीज को हम यहाँ पर देखते हैं, ये हटा देते हैं, तो हमें यहाँ पर ये मिल गया कि इसके अंदर आ प्लस ई बराबर क्या हो गया, अ हो गया। अब इसी तरह से जब आपने पढ़ा था अ प्लस उ बराबर क्या हो गया था, ओ हो गया था, और हमने यहाँ पर अ प्लस ओ बराबर क्या रखा था, औ रखा था। तो अब आपको ये पता है कि इसके स्थान पर अगर हम इसे रख दें, इसका मान रख दें यहाँ पर, तो ये अ प्लस उ हो गया, और यहाँ ये अ है, तो दोनों अ और आ यह मिलकर क्या बना देते हैं, आ, और ये प्लस उ बराबर क्या बन जाता है, औ। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, आ प्लस उ बराबर क्या आ गया, औ। तो अब आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो मैंने कहा कि इसके अंदर भी आ है और इसके अंदर भी आ है। बात आई समझ में? देखो ये उन लोगों को समझ में आई जिनका मैथ्स अच्छा होता है, और ये पॉइंट आपको ये भी बता रहा है कि कैसे वैज्ञानिक है हिंदी। ऐसे ही नहीं है कि आपको लग रहा है हिंदी हम बहुत हे दृष्टि से देखते हैं हिंदी को, आप अंग्रेजी में बता दो जरा किसी लेटर को, ऐसे बुखार छुड़ा देगी हिंदी अच्छे अच्छों के। जो हिंदी का मजाक बनाते हैं ना, उनको ये बता दे कि जरा बताना इसको, इनका मान बता दो जरा, संयुक्त स्वर कैसे बन के आए हैं, समझ नहीं आएगा उसको कि क्या हो रहा है ये। अब खुद ही बताओ, मैंने अभी अभी जो बताया आपको लगा एक पल को कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं? मैथ्स जैसा लग रहा है? मैथ्स को हम वही में विज्ञान में मानते हैं कि भाई क्या है, वैसे ही है आपकी हिंदी। और इसमें अगर आप एक कदम आगे जाकर देखेंगे, जब आप चीजों को समझ कर देखते हैं, हाँ, संधि क्या है, वो मैथ्स नहीं है। जब एक्स प्लस वाई और ये सब करते हो वो नहीं होता। क्या बात है, मतलब मैं हिंदी की तरफदारी करती हूँ, आपको थोड़ी सी मिर्ची सी लगती है, मैंने ऐसा देखा है। कुछ ऐसा लग रहा है। सीबीएसई बोर्ड से हो क्या, इंग्लिश मीडियम है क्या? अभी तो इतना ऐसे मत सोचो ना। बेटा जो वो संधि है ना, वो संधि भी तो मैथ्स पर ही आधारित है, तभी तो संधि है। ये बताओ, मैथ्स में ही तो आप प्लस माइनस जो करते हो वो मैथ्स में ही तो करते हो, तो प्लस, या फिर आप ये कहोगे कि नहीं जो हम इसमें एक्स प्लस वाई और ये सब कर रहे हैं ये संधि से लिया है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो संधि भी क्या है, मैं तो संधि को ये कहती हूँ कि हिंदी का गणित, संधि को कहती हूँ हिंदी का गणित। और अगर हिंदी की रीजनिंग देखनी है तो छंद में मिलेंगे, तो वही चीज है ना, है ना। तो खैर
ये मैंने उन छात्रों को दिखाया। देखो आप सभी लोग बैठे हो ना, इसमें मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे एक ही जैसे छात्र हैं। इस क्लास में बहुत ब्रिलियंट छात्र भी हैं जो एक चीज़ में समझ जाते हैं। क्लास के बाद आके मुझे कहते हैं कि मैम आपने जो ये तरीका बताया ना ऐसे करके, इससे समझ में आया, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इसीलिए आपको बताने से पहले ये कहा कि जिन छात्रों को मैंने जो मैथ्स का तरीका बताया है, जिन छात्रों को वो समझ में आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है। फिर हम उसको हटा के हम अपने तरीके से समझेंगे जैसे हम हिंदी को मानते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों ही तरीके के लिए बता दिया। मैं कोई भी चीज़ आपको जब सिखा रही हूँ तो एक तरीके से नहीं, मैं एक पॉइंट को 3-4 तरीके से सिखा रही हूँ। एक तो जो आपके पास किताबों ने सिखाया है, लिख के दिया है, दूसरा प्रैक्टिकल करके, और तीसरा अगर उसमें कोई ऐसा लॉजिक लगा हुआ है तो मैं वो भी बताती हूँ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किससे सीखना चाहते हो। आपके पास एक तरीका ये है कि आप समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। ये कौन है? ई, ऊ और री, ये 3 इस तरह से याद कर सकते हो। दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक मुंह खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ये कौन से हैं? ई और ऊ। विवृत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे हम विवृत कहते हैं, जिसमें आ, आए, औ, ये 3 आ गए। और अर्ध विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा सा कम खुलता है उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जिसमें हमारा आ गया अ, ए, ओ, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जब आप किताबों को देखेंगे तो डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार जिह्वा के बाह्य भाग की ऊंचाई के आधार पर इन्होंने मुंह खुलने की स्थिति को बताया है। मतलब तो इसमें परिभाषा तो सबकी सेम ही है जो दी है, लेकिन उदाहरण सबने चेंज कर दिए हैं। डॉक्टर हरदेव बिहारी कहते हैं कि समृद्ध स्वर में बड़ी ई और बड़ा ऊ है, अर्ध समृद्ध में ए और औ है, विवृत स्वर में आ और अर्ध विवृत में अ है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ना तो लघु ई के बारे में पता चला और ना हमें आय के बारे में पता चला और ना हमें यहाँ पर औ के बारे में पता चला। अगर आप इनके बारे में जानना चाहें कि ये वर्ण हमारे किस में आते हैं तो इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद लूसेंट की 2 किताबें आती हैं। एक शायद उनका नाम सुनील कुमार करके है, उनकी जो आप अक्सर देखते हैं पतली सी चौड़ी सी जो बुक आती है, उसमें यहाँ पर दिया है कि समृद्ध स्वर में उन्होंने दीर्घ लघु ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ, इन चारों को समृद्ध में रखा है। अर्ध समृद्ध में ए ओ को रखा है, विवृत में आ को रखा है। अर्ध विवृत स्वर में इन्होंने अ, आए, औ और ये अर्ध चांद, जो कि हमारे स्वर का हिस्सा भी नहीं है, उसको भी इन्होंने उसमें रख दिया है, जो कि क्या है, एक आगत स्वर होता है। ये कोई स्वर नहीं है, ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा की ध्वनि को सही उच्चारित करने के लिए हमने इसमें अपने आगत स्वर में या नवनिर्मित ध्वनियों में रखा है, पर इन्होंने उसको स्वर में बता दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो दूसरा आता है लूसेंट, वो डॉक्टर अरविंद कुमार का आता है। इन्होंने इसको अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्वर को 4 प्रकार से रखा है। इन्होंने इसको मुंह खुलने की स्थिति पे नहीं बोला है। अभ्यांतर का मतलब होता है, मतलब हम आंतरिक प्रयास जो करते हैं, यानी आंतरिक हम जो बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुंह के अंदर का जो प्रयास है उसके अनुसार। इन्होंने समृद्ध स्वर में दीर्घ लघु ई और दीर्घ ई बताया है, लघु और दीर्घ ऊ बताया है। अर्ध समृद्ध में इन्होंने ए आय बताया है, ओ औ बताया है। विवृत स्वर में केवल आ दिया है और अर्ध विवृत में इन्होंने अ दिया है, ठीक है। इन्होंने इस तरह से दिया है, तो इसमें री की मात्रा का भी इन्होंने कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया। कामता प्रसाद गुरुजी ने केवल इनकी परिभाषा दी है, उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, उन्होंने किसी भी शब्द वर्ण को नहीं बताया कि किस में आएगा। और जो वासुदेव नंदन प्रसाद हैं, उन्होंने इसे बताने से इनकार कर दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये समझ में नहीं आता और इस आधार पे बांटना उचित नहीं है, तो इन्होंने उसको इनकार कर दिया। तो ये जो मुख्य आपकी किताबों में दिया है, ये मैंने आपको सारा एक साथ दे दिया है। अब परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो किसका सही माना जाएगा, आज तक आयोग ने किसी को बताया नहीं है।
कि कौन सी किताब को वो सही, प्रश्न आता है, लगातार आता है, हर बार आता है, कब वो किसको सही मानता है ये भगवान जाने। तो इसीलिए दिक्कत आती है। और ऐसे ही पॉइंट पर मुझे फिर गुस्सा आता है कि या तो विवादित प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में पूछे ना, या तो ये सब्जेक्टिव में पूछें कि भाई ऐसे आ जाए कि विवृत स्वर या समृद्ध स्वर के बारे में बताइए, तो हम एक आधार ले लेंगे कि अरविंद कुमार के अनुसार या पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार या हरदेव बहारी के अनुसार ऐसे बता देंगे, या सबके अनुसार याद करके बता देंगे, तो सब्जेक्टिव में ऐसे आ जाएगा। अब भाई ऑब्जेक्टिव में तो हमें एक ही होता है, तो या फिर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछना है तो उनको नाम देकर पूछना चाहिए कि हरदेव बहारी के अनुसार समृद्ध स्वर या विवृत स्वर कौन कौन सा है, या पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार समृद्ध स्वर या विवृत स्वर कौन सा है, तो फिर हमारा उत्तर आए। लेकिन क्योंकि परीक्षक को तो ये मसाला मिल गया ना, यहीं पे तो प्रश्न में बच्चों पे से पैसा वसूलने का, क्योंकि आपको पता है एक प्रश्न गलत होता है तो आप प्रश्न को दोबारा रिव्यू कराने के लिए पैसा देते हैं उन्हें, तो ये उनकी मोटी कमाई का हिस्सा है, तो इसलिए भी इस तरह के प्रश्न रखते हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ऑनलाइन वाले छात्रों को नोट्स में दिया ही हुआ है, वहाँ पे विवृत स्वर करके दिया है, स्वर के प्रकार करके, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ऑफलाइन वालों को क्लास के बाद आप बाहर मांग लेना कि विवृत स्वर वाले सीट दे दो, ठीक है। यहाँ पर आपके स्वर समाप्त हो जाते हैं, और स्वर का बस एक पॉइंट रह गया है, उच्चारण स्थान। यानी उच्चारण स्थान से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से आपकी परीक्षा में कई सारे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, बहुत प्रश्न आते हैं जो उच्चारण स्थान दिया है, स्वरों का उच्चारण स्थान। अब इसे आपको कैसे याद करना है, इसमें आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि ए आ का उच्चारण स्थान बताइए, तो कंठ से, या पूछ लेगा कि ए आ का वर्ग क्या है, तो कंठ हो गया। ई का वर्ग क्या है, तालव्य हो गया, या पूछ लेगा कि तालव्य वर्ग में आने वाला स्वर कौन सा है, ठीक है, तो आपको विकल्प में। तो अलग अलग तरह से प्रश्न आएंगे यहाँ पे, तो इन्हें कैसे याद रखना है आपको, तो आपको याद करना होगा ए आ का उच्चारण स्थान क्या है, मेरे साथ बोलना है, कंठ, और वर्ग क्या है इसका, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और इसका वर्ग क्या है, तालव्य। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, होठ से, और इसका वर्ग क्या है, ओष्ठ, ठीक है। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, और इसका वर्ग क्या है, मूर्धन्य। ए आय का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु, और इसका वर्ग क्या हो गया, कंठ तालव्य। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और होठ, और इसका वर्ग क्या हो गया, कंठोष्ठ। अब इतना याद हो जाएगा या दिक्कत होगी, इसे थोड़ा शॉर्ट कर दूं याद करने के लिए। देखो इतना मत याद करना, बस इतना याद कर लेना, काम चल जाएगा, बाकी और आपको पता चल जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कैसे। दिमाग चलाओ चाचा चौधरी से तेज। आपको पता है कि वर्ग और उच्चारण स्थान दोनों एक जैसे हैं, तो याद कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये यहाँ पे आ किससे है, कंठ से, ई किससे है, तालु से, ऊ किससे है, होठ से, और री किससे है, मूर्धा से। लेकिन ए आय में जब आप आते हैं तो आपको पता है कि ये अ प्लस ई से मिलकर बना है, तो अ और ई यानी कंठ और तालु। और उसी तरह से आपको ओ का पता है कि ये अ प्लस ऊ से मिलकर बना है, तो अ कंठ और होठ, तो क्या हो गया, कंठ और होठ, कंठोष्ठ, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा। तो कम से कम याद करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दे सकते हैं। तो इसी को मैं बोलती हूँ कि फिर दिमाग चलाओ चाचा चौधरी से तेज, ठीक है। तो आज आपका यहाँ पे स्वर का वर्गीकरण समाप्त हो गया। घर जाके आप अपने प्रश्न उत्तर ज़रूर चेक करना कि आपकी परीक्षा में जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, और किस तरह से हम प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके आगे कल करेंगे, कल की क्लास में।